सो अगेन वी आर बैक विद सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। 2023 और 2024 और 25 के हिसाब से लेक्चर सीरीज हमें देखने को मिल रही है एंड आई होप आप सभी लोगों ने वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट देखा होगा। तो आइए बात करते हैं। हम लोग ने वीडियो लेक्चर सीरीज के पहले हिस्से में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। जैसे एग्जाम्पल के लिए यूरोपियन यूनियन 1991 के अंदर क्रिएट तो हुआ था, 1993 के अंदर कम्प्लीटली जाके यूरोपियन यूनियन जो था वो क्रिएट हुआ था। लेकिन दोस्तों हमें ये भी जानना है कि यूरोपियन यूनियन के क्रिएट होने के पीछे की हिस्ट्री जो थी वो क्या थी, वो हमने वीडियो लेक्चर सीरीज के पहले पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से जान लिया था। लेकिन आपको याद होगा, अगर आपने पहला पार्ट देखा होगा, तो हमने बताया था कि सिंगल मार्केट सिस्टम यूरोपियन यूनियन ने अपने आप को बना दिया। अगेन क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं कि पूरे दुनिया के अंदर अगर अमेरिका एकमात्र शक्ति है तो उसके ऑल्टरनेटिव में कौन से देश या कौन से यूनियन या कौन से ग्रुप हो सकते हैं, उसमें से एक यूरोपियन यूनियन एग्जाम्पल था। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पेपर में हमेशा आता है, हर साल आता है कि आप बताइए कि यूरोपियन यूनियन जो है वो किस प्रकार से अमेरिका के कंपैरिजन में पावरफुल है और क्यों है, और प्लस यूरोपियन यूनियन के देशों के बीच में क्या डिस्प्यूट हमें देखने को मिलते हैं। हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो यहाँ तक था। अब हमने ये पढ़ा था कि जब भाई देखिए यूरोपियन यूनियन क्रिएट हो गया तो उन्होंने कहा कि डॉलर को चैलेंज करने के लिए हमें यूरो नाम की एक करेंसी बनाने की ज़रूरत है, और यूरो करेंसी जो है वो डॉलर को चैलेंज कर सकती है। और जब इंटरनेशनल लेवल पे वो डॉलर को चैलेंज करेगी तो हमें देखने को ये मिलेगा कि भैया कहीं ना कहीं जो यूरो करेंसी है वो काफ़ी पीक पे चली जाएगी, तो यूरोपियन यूनियन तो वैसे ही पावरफुल बन जाएगा, है ना। तो ऐसे में एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है कि नई मुद्रा यूरो को 12 देशों ने उस समय पे 2002 तक अपना लिया था। 12 देश। अगेन यूरोपियन यूनियन के अंदर उस टाइम पीरियड में लगभग करके 27 देश शामिल हो चुके थे, लेकिन सिर्फ 12 देशों ने ही इसको अपनाया था। और उसके बाद अगर आप देखो 2004 के अंदर साइप्रस, चेकोस्लोवाकिया, एस्टोनिया, हंगरी, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ये भी यूरोपियन संघ के मेंबर बन चुके थे। दोस्तों 2004 के अंदर ऐसा क्या हुआ था कि इतनी कंट्रियां यूरोपियन यूनियन के मेंबर बन गए। तो अगेन यहाँ पर 2004 में बस इतना लिखा हुआ है कि इतने मेंबर बन गए थे, लेकिन असल में किस संधि के अकॉर्डिंग बने थे ये भी हमें जानना जरूरी है। तो 2004 में आपको याद होगा, मैंने आपको पिछले पार्ट में समझाने की कोशिश करी थी कि जब संधि हुई थी तो उस टाइम पीरियड पे, एक सेकेंड, यहाँ पे 2004 देखो, ये 2003 लिखा हुआ है ना, तो ट्रीटी ऑफ नीस हुआ था। ट्रीटी ऑफ नीस जो है वो 2003 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में कंप्लीटली लिखा हुआ है कि 2004 तक इतनी सारी कंट्रियां एक साथ आई थी, तो वो आई थी ट्रीटी ऑफ नीस के द्वारा। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया था, तो बच्चों को समझ में नहीं आया था कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नोटिस करो 2007 के अंदर बुल्गारिया, रोमानिया, ये स्लोवेनिया, इन्होंने भी यूरो करेंसी को अपनाया और ट्रीटी ऑफ लिस्बन लागू करा गया। अब ट्रीटी ऑफ लिस्बन क्या है? ट्रीटी ऑफ लिस्बन 2009 में लागू करा गया। ये नई संधि इसलिए बनाई गई थी कि मान लीजिए कि कोई भी यूरोपियन यूनियन देश की सदस्यता को छोड़ना चाहता है, तो छोड़ने के लिए क्या होना चाहिए, तो उसके लिए ट्रीटी ऑफ लिस्बन बनाया गया था। तो छोड़ने के लिए आप देखोगे कि भैया कभी भी कोई ऐसा रीज़न भी हो जाता है कि मेंबरशिप छोड़नी पड़ जाती है कंट्रियों को। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में लास्ट 2013 के अंदर क्रोएशिया एक नई कंट्री है जो 28वां सदस्य देश बनी थी, और ये देश 28 सदस्य देश जो है ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनती है। प्रेजेंट टाइम के अंदर अगर आपके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि यूरोपियन यूनियन कितने टोटल सदस्य देश हैं प्रेजेंट टाइम पे, तो प्रेजेंट टाइम पे तो 28 देश नहीं है। रीज़न ये है कि उनमें से कुछ कंट्रियाँ ट्रीटी ऑफ लिस्बन जैसे ही होता है तो बहुत सारी कंट्रियाँ जो है निकल जाती हैं। तो निकलने का एक अपना खुद का रीज़न हो सकता है। एनसीईआरटी बताती है 2016 के अंदर कि ब्रिटेन जो है प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह के अकॉर्डिंग वो फैसला करती है कि यूरोपियन यूनियन से वो बाहर चली जाएगी। तो ये उनका अपना खुद का है, तो इसी हिसाब से बच्चे बोलते हैं कि 28 देश नहीं है, 27 देश प्रेजेंट टाइम पे इसके मेंबर बने हुए। हाल फिलहाल ये प्रेजेंट टाइम का डेटा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की खास बात क्या है कि इसकी खुद का हेडक्वार्टर है। जो मैंने बताया था इसकी सिक्योरिटी काउंसिल अलग से बनी हुई है, तो उसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स के अंदर है। टोटल 28 मेंबर ना होते हुए प्रेजेंट टाइम पे 27 मेंबर है, लेकिन हम 28 लिख सकते हैं। इसका मोटो है यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, मतलब विविधताओं में एकता, क्योंकि आपको पता होगा नए और पुराने देश
पुराने देश जो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, लेकिन 1991 के बाद वो भी इनके पार्ट बन गए, तो इसीलिए वो डाइवर्स पीपल हैं लेकिन साथ में काम कर रहे हैं। एंड देन इनका खुद का भी नेशनल सॉन्ग है, जैसे हर किसी कंट्री का नेशनल एंथम होता है, ऐसे इनका भी एक अपना खुद का नेशनल एंथम है, जिसे हम ऑट टू जॉय बोलते हैं। इनकी खुद की करेंसी, अच्छी बात है। यूरोपियन यूनियन को 2012 में पीस नोबेल प्राइज मिला हुआ है, इसका मतलब शांति, इतना बड़ा यूनियन होने के बावजूद भी इन्होंने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। इस हिसाब से शांति प्रिय देश या ग्रुप हो सकता है, ये एक अच्छी बात है इसकी। इसका अपना खुद का संविधान नहीं बन पाया, रीजन बस इतना सा है कि किसी भी यूनियन का संविधान नहीं होता है, कंट्री का संविधान होता है, इसी वजह से। तो ये यूरोपियन यूनियन जो है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन दोनों का दोनों है। ये एज अ नेशन एक्ट भी काम करता है, इसका अपना खुद का फ्लैग, खुद का एंथम और फाउंडिंग डेट और करेंसी है। तो ये सारी इसकी अच्छी बातें हैं। एंड देन उसके बाद इसके कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो भैया कहीं कहीं ये अच्छा है और कहीं कहीं पे ये बुरा है। दूसरा, इसका यूरोपियन यूनियन का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया। यूरोपियन यूनियन अगर ताकतवर देखते हैं तो इकोनॉमिक लेवल पे अगर हम देखें यूरोपियन यूनियन को, तो बिगेस्ट इकोनॉमिक वाला देश है, मतलब एक यूनियन है। क्योंकि देखो इसमें कंट्री अकेली नहीं है, इसमें बहुत सारी कंट्री का ग्रुप है। तो हर किसी कंट्री की जीडीपी को प्लस करेंगे तो भैया वो अमेरिका के कंपैरिजन में मोस्ट पावरफुल देश बन ही जाएगा। यूरो जो है यूएस के लिए खतरा इसीलिए है कि यूरो पूरी कंट्री के अंदर एक्सेप्टेबल है, लेकिन सिर्फ उन कंट्री में जहाँ पे यूरोपियन यूनियन बना पड़ा है। और यूरोपियन यूनियन मोस्टली वेस्टर्न कंट्री यानी कि जो पश्चिमी विकसित देश है उनमें तो है ही, लेकिन यूएसए ने जो डॉलर बनाया हुआ है वो पूरी कंट्री में एक्सेप्टेबल है। तो ऐसे में यूरो जो है ऑफकोर्स डॉलर के लिए खतरा है, तो इस हिसाब से वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है यूरोपियन यूनियन अमेरिका से। दूसरा, वर्ल्ड ट्रेड में अगर देखें तो इसका शेयर बहुत बड़ा है, क्योंकि कंट्री बहुत सारी है तो उन सबका शेयर मिलाए तो बहुत बड़ा शेयर आ गया। दूसरा, इनका WTO, G8, G20 इनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रीजन बस इतना है कि यूरोपियन यूनियन देश आपस में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रांग होगा ही होगा। तो ये सारी कंट्री का अगर आप करेंसी और जीडीपी देखें तो इनको अगर मिला लें तो भैया फिर तो वो टोटल जीडीपी और टोटल शेयर देखें तो भैया दुनिया में सबसे बिगेस्ट इकोनॉमिक वाली क्या कहते हैं एक तरीके से ग्रुप मानी जा सकती है। इवन आर्मी बेस पे अगर हम माने तो कॉम्बैक्ट आर्म फोर्स इनके पास दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट है। डेटा जो यहाँ पे आपका बताता है गूगल, वो बताता है कि नाटो सबसे स्ट्रांग है, देन अमेरिका है, देन चाइना है, देन सऊदी अरेबिया है, देन इंडिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर जॉइंट फोर्स की बात करी जाए, कॉम्बैक्ट संयुक्त सशस्त्र सेना की बात करी जाए, तो यहाँ पर अमेरिका के बाद या नाटो के बाद, क्योंकि नाटो तो अमेरिका ही है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन का ही ग्रुप आता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब 1990 के बाद यहाँ पर ट्रीटी ऑफ लिस्बन जब तक नहीं हुआ था, तो जब तक इसके अंदर दो परमानेंट देश थे, ब्रिटेन और फ्रांस, इसके मेंबर बने हुए थे। और क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस के पास वैसे भी न्यूक्लियर पावर बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से आर्मी के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है दूसरी ग्रुप या कंट्री के कंपैरिजन में। तो आप ये देख सकते हो, जैसा हमने यहाँ पे बताया था कि आपका यहाँ पे लिखा है फ्रांस। 1951 के अंदर फ्रांस इसका पार्ट बन चुका था, है ना। और ऑफ कोर्स जर्मनी भी इसका पार्ट बना हुआ था, ठीक है। तो ये सारे इसके पार्ट बने हुए थे उस टाइम पीरियड पे। तो इसी वजह से यहाँ पे डेटा है, ये रहा 1973 के अंदर ब्रिटेन इसका पार्ट बन चुका था। तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन अगर हम देखें तो काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है। दूसरा, अपने यूरोपियन यूनियन का खुद का एक स्पेसशिप प्रोग्राम है, तो इट इज़ ऑल्सो वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ए स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब अगर हम स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो हर किसी कंट्री का अपना खुद हो सकता है और है भी, लेकिन यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का एक अलग से ही स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम इनका बजट के हिसाब से अलग से चल रहा है। आई मीन की कमजोरी बस इतना है क्योंकि इतनी सारी कंट्रियाँ आपस में मिली हुई है, 28-27 कंट्रियाँ, तो इनके डिफेंस और रिलेशंस को लेके कहीं ना कहीं वाद विवाद पैदा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए यूएसए ने अपने तेल के भंडार का इफेक्ट डालने के लिए यूके की मदद ली थी, और इराक और क्या कहते हैं इराक के तेल भंडार पे, याद होगा सद्दाम हुसैन का हम चैप्टर पढ़ा रहे थे फर्स्ट गल्फ वॉर वाला, तो उन्होंने अपने तेल भंडार को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि हुआ ये था कि
कुवैत के तेल भंडार को इराक ने कैप्चर कर लिया था और इराक अब पूरी तरीके से दुनिया में मोस्ट पावरफुल कंट्री बन जाता तेल के बेस्ड पे। और अमेरिका ये चाहता नहीं था। अमेरिका ने कुवैत को अगस्त 1990 में उड़ा दिया, मतलब हमला कर दिया। और ऐसे में फ्रांस और जर्मनी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी क्योंकि उसके रिलेशंस इराक से अच्छे थे। तो यहाँ पे थोड़ी सी अनबन बन गई थी। और इसी वजह से आप कह सकते हो कि यूके के जो उस समय पीएम थी, यूके की पीएम, इनका नाम मार्गरेट थ्रैशर करके है, फॉर्मर अभी तो है वो, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो इसीलिए यूरोपियन मार्केट से अलग रहेंगी। तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूट वाला पार्ट है। और डेनमार्क और स्वीडन, उन्होंने मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी पे साइन तो करा, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया वो यूरोपियन करेंसी को अपनी कंट्री में अलाउ नहीं करेगी, जबकि अलाउ तो सभी को करना चाहिए था, है ना। तो ये थोड़ा सा बेसिक था। आई होप आपको सेकंड पार्ट समझ में आया होगा। ये वीडियो लेक्चर सीरीज का सेकंड पार्ट था। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ें और या तो ऐप को डाउनलोड करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाती है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि और कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं या सेंटर हो सकते हैं जो दुनिया के अंदर ऑल्टरनेटिव सेंटर हैं, और समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।